बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस शख्सियत को दावत दी गई है वो किसी तारफ की मोहताज नहीं। अरसा दराज से गुजरांवाला में डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, तमीरात के शोबे में आइकॉन की हैसियत रखते हैं। आपकी तमीर करदा बिल्डिंग्स मुनफरद हैसियत रखती हैं। हमारी मुराद है सैफुल्लाह गुम्मन, जो सदर हैं गवर्नमेंट कंट्रैक्टर एसोसिएशन गुजरांवाला और चीफ कोऑर्डिनेटर हैं कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान गुजरांवाला डिवीजन के। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। खुश आमदीद सैफुल्लाह गुम्मन साहब जी। सबसे पहले रोशनी डालिए कि कैब क्या है और इसके मकासद क्या हैं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका और आपकी टीम का कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। कैप एक कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान, ये हमारा एक पूरे पाकिस्तान का एक तंजीम है और ये बाकायदा रजिस्टर्ड बॉडी है और जो जो लवाजमात चाहिए किसी तंजीम को रजिस्टर्ड होने के लिए वो सारे इसमें शामिल है। कैप का मकसद तमाम पाकिस्तान के कंट्रैक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना है और ये काफ़ी देर की तंजीम थी लेकिन बदकिस्मती से इतनी एक्टिव नहीं थी जितनी अब हुई है। कैप के हमारे चेयरमैन हैं पाकिस्तान के इंजीनियर सैयद अशफाक हुसैन शाह साहब। उनकी अनथक मेहनत, लगन और उनके अंदर जो जोश और जज्बा है कि किसी तरह कंट्रैक्टर के मसाइल पे काबू पाया जा सके, उन्होंने इस पे अपना एक भरपूर किरदार अदा किया है। और पंजाब में हमारे वाइस चेयरमैन है चौधरी नईम अख्तर साहब, उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और आज पंजाब में मेंबर साजी का जो सिलसिला चल रहा है वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है और काफ़ी कंट्रैक्टर इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जितने कंट्रैक्टर के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ये तंजीम एक अपना किरदार अदा कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये तंजीम दिन ब दिन अपनी मजबूती में एक अपना मुकाम रखेगी। बहुत शुक्रिया। सैफुल्लाह गुम्मन, ये बताइए कि आम लोगों को शिकायत है कि कंट्रैक्टर काम ठीक नहीं करते, डेवलपमेंट के इदारों में करप्शन बहुत है, क्या वो ठीक कहते हैं? भट्ट साहब, वाम को तो पता ही नहीं करप्शन है क्या चीज। वाम को कुछ पता नहीं करप्शन कहां से शुरू होती है कहां पे खत्म होती है। आप मुझे ये बताएं कि जिस गवर्नमेंट में मुबैना तौर पे एक इश्तिहार लगा हो कि पैसा बराए फरोख्त है, तो वाम क्या तो कर सकते हैं। हमारा कंट्रैक्टर प्रॉफिट सारे टैक्स निकालने के बाद तकरीबन 10% होता है और जब आपको मुबैना तौर पे 5% पैसे फंड्स के लिए देने पड़े कि हमारे फंड्स आ जाए, तो आप सोचिए उस मुल्क का क्या होगा। और यहां मैं माजरत के साथ ही कर्ज करता चलूं कि इस हुकूमत में मुबैना तौर पे करप्शन का रेट और करप्शन की रेशो बहुत ज्यादा हो गई है और ये जब तक रेशो कम नहीं होगी उस वक्त हर बंदा बदनाम होएगा कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इसलिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई कानून साजी करे, लेकिन बदकिस्मती है कानून साजी तो होती कोई नहीं। जिन्होंने कानून बनाना आता है वो आप देख रहे हैं असम्बलियों में क्या कर रहे हैं, उनका हाल क्या है। जब तक कानून साजी नहीं होगी, उसमें अमल दरामद नहीं होगा, तो करप्शन तो हर महकमे में है। कोई महकमा बता दे जिधर करप्शन नहीं है। तो इसको कंट्रोल करना, इसको काबू करने के लिए एक प्लानर की जरूरत है, कायन की जरूरत है, कानून की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा ये करप्शन खत्म नहीं होगी किसी को। आप चाइना की मिसाल लें, चाइना ने कितने लोगों को फांसियां दी है, अब जाके उनकी करप्शन का जो है ना ग्राफ गिर गया, बल्कि कम हो गया है। तो जब तक करप्शन खत्म नहीं हो, करप्शन उसी वक्त ही खत्म होगी जब तक हमारे अंदर एक शऊर पैदा होगा, हमारे अंदर एक सोच पैदा होगी। देखिए इसमें ये हमारे जो मीडिया है तकरीबन 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मुख्तलिफ टॉक शो करते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि इसमें ऐसे नुमाइंदीन भी बुलाएं जो आधा घंटा कम अज कम लोगों को ये तरगीब दें कि इसके नुकसानात क्या है। क्योंकि इंसान ने तो फौत हो जाना है, चले जाना है और किसी भी इंसान की जो कफन है उसमें जेब नहीं है। तो वे ये तो सारा मुआशरा ही हमारा इस तरह का हो गया है। जहां तक आपने बात की कि करप्शन बिल्डिंग के महकमे में या डेवलपमेंट के महकमे में, तो आप सोचिए देखें आज से मई में सीमेंट का रेट था 490 रुपये, 590 रुपये, आज हो गया 625 रुपये।
सरिये का रेट था 108 रुपए किलो, आज हो गया 145 रुपए किलो। कोई है पूछने वाला? तो कंट्रैक्टर क्या करे जी, किधर से लाएंगे पैसे? तो ये चीजें हम सब एक मुआशरे का हिस्सा है और इसी मुआशरे में भी हमने रहना है और इसी मुआशरे में ही हमने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें इसके खिलाफ को मजबूत हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि हम किस तरफ चल गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मुसलमान है, मुसलमानों ने आगे जाके क्या हिसाब नहीं देना, काफरों का हिसाब होना है, हमारा भी हिसाब होना है। तो इसलिए बट साहब करप्शन तो हर महकमे में है, कोई महकमा ऐसा नहीं है कि जिसमें करप्शन नहीं है। और यहां तक इसकी हमारी प्रॉब्लम है वो अब मैं आपको बताऊं कि जो बड़े कंट्रैक्ट होते हैं उनमें तो जो सरिया बढ़ गया, सीमेंट बढ़ गया, उसकी तो वो प्राइस वेरिएशन देते हैं। जो छोटे छोटे कंट्रैक्टर उनको प्राइस वेरिएशन नहीं देते। तो मुझे बताएं वो क्या करेंगे? क्या वो म्यार आएगा? कभी नहीं आएगा। दूसरी बात आप देखें कि 31 दिसंबर 2016 को डिस्ट्रिक्ट सेटअप खत्म हुआ तो वहां पे हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तहत जो हम काम करते थे हमारी सिक्योरिटियां पड़ी हुई थी। आज कितने साल हो गए हैं, करोड़ों रुपया जो हमको नहीं मिल रहा। मुझे बताएं वो कौन सी गवर्नमेंट है इस्लाम में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कह ले, कौन सी गवर्नमेंट है जो किसी की मानत में हंत करके बैठी हुई है? तो हर जगह तो बुरे तो हम कंट्रैक्टर ही है ना, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सोचती कि हम इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सरकारी इमारतें जिनकी हालत खतरनाक है, इनके बारे में आप क्या होना चाहिए या क्या कहना चाहते हैं? बट साहब हमारी बदकिस्मती है कि हमारा मुल्क एक तजर्बागाह बना हुआ है। जब पाकिस्तान बना था तो एक महकमा था PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब उसमें इरिगेशन निकल गया, उसमें पब्लिक का हेल्थ निकल गया, उसमें PWD एक अलहदा हो गया, लोकल गवर्नमेंट अलहदा हो गया। अब बिल्डिंग डिपार्टमेंट जिसको हम CNW कहते हैं, ये भी एक तजर्बागाह बनी हुई है। एक वक्त था कि इन्होंने एजुकेशन इंजीनियरिंग सेल बना दिया, कुछ देर वो चला, कुछ साल चला, फिर उसको खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट सेटअप आ गया। डिस्ट्रिक्ट सेटअप खत्म किया तो दो महकमे कर दिए इन्होंने बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग M&R और एक ओरिजिनल। इसी तरह हाईवे में कर दिया। अब क्या, वो तजर्बा भी नाकाम हो गया, अब वो भी खत्म कर रहे हैं। अब देखें बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास कौन सी बिल्डिंगें, रिपेयर वाली बिल्डिंगें तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। अगर आप देखें कि BHU RHC हमारे जिले के जितने भी हैं उनका क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को पता नहीं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट का उसके साथ अलग ही कोई नहीं है। वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और खुद ही वो पेमेंटें कर रहे हैं, खुद ही ले रहे हैं। इसी तरह आप एजुकेशन आ जाए, आपके जिले में बड़े स्कूल हैं जो डेंजरस है, लेकिन चूंकि हमारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट का उसके साथ तल्लक ही कोई नहीं है, वो टीचर खुद करते हैं, मरम्मत खुद उसकी पेमेंट करते हैं। तो जो डेंजरस बिल्डिंग है बट साहब, इसका एक DC लेवल तक, कमिश्नर लेवल तक एक लेटर होना चाहिए और सारी जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है उनका एक सर्वे होना चाहिए कि कौन कौन सी बिल्डिंग डेंजरस है और कौन सी ठीक है। लेकिन वो नहीं हो रहा। वो कब होएगा? जब खुदा न खास्ता कोई एक बड़ा हादसा पेश आ जाएगा तो फिर सबकी दौड़े लग जाएगी कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ प्लान का फुकदान है, प्लान नहीं है हमारे यहाँ कोई भी। इसी वजह से ये मसले हमारे दूरे के दूरे रह रहे हैं। कई सरकारी इमारतें कई कई साल से जेर तमीर हैं, ये अधूरे मंसूबे क्यों बन जाते हैं, मुकम्मल क्यों नहीं हो रहे, क्या रुकावटें होती हैं इनमें? उसकी वजह कि सबसे बड़ी तो बात फिर आ गई कि प्लान की, कि आप एक कॉलेज है मिसाल देते हो, उसको तमीर करना है, उसका 10 करोड़ फंड है, तो आप उसको 2 साल में अगर मुकम्मल करना चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि 2 साल के अंदर अंदर उसके फंड्स जो है वो गवर्नमेंट पाबंद हो मुहैया करने के। अब क्या होता है, काम शुरू होता है और अगले साल वो स्कीम ही अनफंडेड हो जाती है, वो ADP में आती नहीं है, फिर वो महकमा लगा रहता है, वो स्कीम उसमें रोल रही होती है, वो उसका बुरा हाल हो जाता है। तो फंड्स का मसला ज्यादातर ये है कि फंड्स नहीं होते। और जहां तक ठेकेदार के काम छोड़कर भागने का तलक है, कोई भी ठेकेदार जो प्रोफेशनल ठेकेदार है वो काम नहीं छोड़ता, वो अपना नुकसान भी कर जाता है और उसकी वजह से वो अपने नाम पे ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देता। तो ज्यादा मसला है फंड्स का। फंड्स आएंगे तो कोई भी बिल्डिंग या कोई भी मनसूबा जो है ना वो गवर्नमेंट का दौरा नहीं रहेगा। जी नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, देखते रहिए RNN। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है,
کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں. میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں. ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. جی ویلکم بیک. گفتگو کا آغاز وہیں سے شروع کرتے ہیں. سیف اللہ گمن, یہ بتائیے کہ ادھورا کام چھوڑ کر بھاگنے والوں کے خلاف ٹھیکیدار برادری یا آپ کی تنظیم کیا کرتی ہے؟ بر صاحب اس میں تو ایگریمنٹ میں ایک واضح کلاس ہے کہ اگر کوئی کنٹریکٹر اس کے اپنے ٹائم لمٹ میں کام نہیں کرتا اور اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے فنڈز بھی ہوتے ہیں اور وہ فنڈ کو یوٹیلائز بھی نہیں کرتا, تو یہ تو اگر ہمارے ایگریمنٹ میں ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس کا کام جو ایگریمنٹ ہے وہ سینڈ کر دیں اور اس کو رسک اینڈ کاسٹ پہ لگا دیں, اور اس کی جو سیکورٹی ہے وہ بھی فورفیٹ کر دی جاتی ہے. یہاں تک اگر کسی کنٹریکٹر کو اس بیس پہ اس کا کام ریسینڈ کریں گے کہ اس کے فنڈز نہیں تھے, وہ کام کرنا چاہتا تھا اور گورنمنٹ نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ اس کا کام ریسینڈ کرنے کی, تو پھر ہماری تنظیم اس کی مذمت کرے گی کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. اور اگر کام میں فنڈز بھی ہیں, سارا کچھ ہے, اور ٹھیکیدار کام نہیں کرتا, تو محکمے پاس اختیار آتا ہے کہ وہ اس کی سیکورٹی فورفیٹ کر دیں اور اس کا ایگریمنٹ سینڈ کر دیں اور دوبارہ ٹینڈر کال کر دیں. یہ تو گورنمنٹ کا اختیار ہے, وہ اپنے ایگریمنٹ کا ایک حصہ وہ کر سکتی ہے. اچھا, کام درمیان میں چھوڑ کر بھاگنے والے ٹھیکیداروں کے بارے میں حکومت کو کیسے اقدامات کرنے چاہیے؟ پر صاحب اصل بات کیا ہے, کیوں لوگ بھاگتے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو مثال دی کہ اب سریے کا ریٹ دیکھیں, اب سیمنٹ کا ریٹ دیکھیں, مہنگائی کی شرح دیکھیں کتنی جا رہی ہے. جو چھوٹے ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا بیچارے, ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہوتے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت گورنمنٹ جو میں ریٹ دے رہی ہے, ایک مزدور کا دے رہی ہے ہمیں 699 روپے. اب مجھے بتایا کہ مارکیٹ میں آپ کو مزدور اتنے میں ملے گا, اور 786 روپے کمیشن کے دے رہے ہیں. آپ بتائیں کہ بازار میں آپ کو اگر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو پتہ کریں 1500 سے کم آپ کو 2000 سے کم مستری نہیں ملے گا. تو یہ گورنمنٹ کا نا سمجھ نہیں آتی کہ یہ گورنمنٹ اسی کمروں میں بیٹھ کے اپنے شیڈول بنا لیتی ہے اور اسی کو ہم پہ لاگو کر دیتی ہے, تو یہ بہت غلط ہے. اب ہم کیب کیا کر رہی ہیں, ہم نے سیکٹری CNW سے ملے, ہم نے میٹنگیں کی ہیں, فنانس ڈپارٹمنٹ سے ملے, ان سے کہا کہ اچھے ریٹ کریں. جب اچھا ریٹ ہوگا تو اچھے کام ہوں گے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے, وہ پنجابی کی مثال ہے نا, نواں روے ایکو باری تے پرانا روے بار بار. یہ مثال جو ہے نا, یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سستے سے سستے کام ہوں, لیکن نہیں, کام معیاری ہونے چاہیے, اچھے ریٹ ہونے چاہیے. یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے, یہ لوگوں غریب عوام کا پیسہ ہے. یہ مزدور آپ سڑک پہ بیٹھے دیکھتے ہیں نا, جو ہاتھ میں وہ ریڑھی لیے جا رہے ہیں, جو اس کا بھی پیسہ ہے, وہ بھی ہمیں ٹیکس دے رہا ہے گورنمنٹ کو, جس کو ہم ڈیولپمنٹ میں لگا رہے ہیں. تو کوئی بھی ٹھیکیدار تو بھاگتا نہیں ہے. یہ تو بات غلط ہے کہ ٹھیکیدار کام چھوڑ کے بھاگ گیا, لیکن کچھ ہوتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ پہ کالی بیڑے ہوتی ہیں اور محکمے بھی ہوتے ہیں. کچھ نان پروفیشنل کنٹریکٹر جب اس فیلڈ میں آتے ہیں اور جب کبھی محکمہ ان کو پیمنٹ کرتا ہے یا ان کو کوئی پریشان کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں, ورنہ پروفیشنل ٹھیکیدار جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھاگے گا, اپنی ساکھ کو وہ ہمیشہ زندہ رکھے گا.
सुनने में आ रहा है कि टेंडर प्रोसेस में आप ठेकेदार पूल कर लेते हैं, क्या ये मुनासिब है? इस तरह गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता? बस साहब, जो पूल है ना, पूल है क्या? पूल ये है कि 5 कंट्रैक्टर आ जाते हैं कि मनसूबे पे, तो वो कहते हैं कि भाई हम आपस में पूल कर लेते हैं ताकि रेट खराब ना हो। तो वो आपस में अगर बांट लेते हैं कुछ, मैं वैसे इसकी मजम्मत करता हूं, मैं तो शुरू से इस चीज के खिलाफ हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता। गवर्नमेंट एक लिमिट रखी हुई है, उस लिमिट से आगे गवर्नमेंट रेट नहीं देती कंट्रैक्टर को। ये नहीं है कि आपस में पूल कर लिया है और गवर्नमेंट हमें 100 रुपया रेट देना चाहती है, हम कहते हैं आप 500 रुपया लेंगे। ये नहीं है, एक लिमिट है। जो फाइनेंस के रेट है, जो गवर्नमेंट ने रेट तय किए हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट रेट नहीं देती। उससे गवर्नमेंट को नुकसान कम होता है, लेकिन उस कंट्रैक्टर को नुकसान होता है जो अपने प्रॉफिट में से अपने दूसरे भाइयों को प्रॉफिट का कुछ मार्जिन दे चुका है। लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूं, ये गलत है। अब देखें क्या होता है, जब कंपटीशन होता है, रेट आ जाता है 30% बिलो, 35% बिलो, तो हमारी इंतजामिया जो खुश होती है, लेकिन खुश नहीं होना चाहिए। उनके लिए लामा फिक्रिया होना चाहिए कि इतने कम रेट में ये कंट्रैक्टर काम नहीं करेगा। ये पेंसिल अगर बाजार में 10 रुपए की मिलती है और मैं कहता हूं मैं 3 रुपए में दूंगा, मैं कैसे दूंगा? गवर्नमेंट को नहीं पता कि हमने भी पता किया ये 10 रुपए की मिलती है और वो ये 3 रुपए में कंट्रैक्टर कह रहा है। ये सब क्या है? इसकी सोचने की वाली बात। आप इंटरनेशनल फर्म में देखें, बैरूनी मुबालक में देखें, एक उन्होंने लिमिट रखी है रेट की, उससे कम रेट में अगर कोई कंट्रैक्टर अपना रेट डालता है तो उसका टेंडर रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ये काम ही नहीं करेगा, जो इसने रेट दिया या तो ये पेंसिल 2 नंबर लेके आएगा या फिर पेंसिल हमें देगा ही नहीं, ये ना भाग जाएगा। वो नहीं देते। लेकिन बदकिस्मती है हमारे यहाँ, इंतजामिया भी खुश होती है, वो जी 20% कम आ गया, 30% कम आ गया। ये नहीं है। हमारे वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन है कैब के, इंजीनियर अरशद दाद साहब, वो एक दिन मेरे साथ बैठे हुए तो वो कह रहे थे कि मैंने अमेरिकन एम्बेसी का काम लिया हुआ है, तो उसमें कुछ काम और आ गया ना, तो मैंने थोड़ा रेट कम कर दिया कि चलो मेरा सारा मटीरियल मशीनरी इधर पड़ी हुई है तो मैं ये काम भी कर लूं। तो उन्होंने कहा मेरा उन्होंने टेंडर रिजेक्ट कर दिया इस बेस पे कि आपने अपना प्रॉफिट ही नहीं रखा। जब प्रॉफिट नहीं होगा कैसे कोई बंदा काम ठीक करेगा? ये तो हम क्योंकि जन्नत में रह रहे हैं कि कम रेट आ गया जी, वाह जी वाह। आज तक मुझे बताएं जिस ठेकेदार ने भी कम रेट में काम किया उसकी सेविंग किधर गई है? कोई सेविंग नहीं होती। वो अफसरों के साथ मिलते हैं, एस्टीमेट रिवाइज कर लेते हैं, अच्छी आइटमें बना लेते हैं, गवर्नमेंट को तो लॉस ही लॉस है। तो ये पूल सिस्टम तो अब खत्म हो रहा है। इस वक्त ये हो रहा है कि ई टेंडर का प्रोसेस चल रहा है और ये 1 जुलाई से जो PWD है ना, उसमें ये टेंडर लागू हो चुके हैं। 5 मिलियन से ऊपर के जितने भी टेंडर होंगे वो बकायदा ई टेंडर होंगे, उसमें ना कोई पूल होगा, ना कोई शोर होगा, ना शराबा होगा। ये तो सिलसिला खत्म हो रहा है और ये पंजाब में दूसरे महकमे में भी करीब ये लागू हो जाएगा। तो इससे पूल में जो जितना नुकसान कंट्रैक्टर को होता है उतना महकमे को नहीं होता। सैफुल्लाह गुमान, ये बताएं कि क्या पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? देखिए जी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल एक सफेदाती है, ऐसा दर है जिसे हम सफेदाती कहते हैं। हम तकरीबन कंट्रैक्टर जो है पाकिस्तान के हर साल 90 करोड़ रुपया इनको देते हैं, 90 करोड़ रुपया हमको देते हैं। लेकिन बंदा से पूछे कि ये हमारे लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं कर रहे। ये देखें, एक कंट्रैक्टर है, उसने लिस्टमेंट करानी है C6। अब उसने C6 लिस्टमेंट करानी है, उसमें कहते हैं आप BSc इंजीनियर पहले हायर करें। आप सोचें कि उसकी काम करने की लिमिट है 1.5 करोड़ रुपया। अब वो C6 इंजीनियर हायर करेगा तो उसको पे कहां से देगा? हमने उनसे मुतालबा किया है कि C6 और C5, और C5 क्या है 3 करोड़ तक। ये बेचारे छोटे ठेकेदार हैं, काम उनको मिले ना मिले, हर साल जब उन्होंने इंजीनियर कौंसिल में अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है तो उनको इंजीनियर साथ लगाना पड़ता है और इंजीनियर के पैसे उनको साल के भरने पड़ते हैं। ये क्या हो रहा है? समझ से बाहर है कि 1.5 करोड़ के काम के लिए इंजीनियर, महकमे के भी इंजीनियर, कंट्रैक्टर का भी इंजीनियर, ये सिर्फ दौड़ लगी हुई है कि रेवेन्यू किस महकमे ने सबसे ज्यादा इकट्ठा करना है। तो हमने तो उनसे गुजारिश की है कि C6 और C5 पे आप इंजीनियर खत्म कर दें। आगे बात आ गई C3, C4, C2 या नो लिमिट। हमारा उनसे मुतालबा है कि कंट्रैक्टर इतने इंजीनियर लगाता है और साल भर उसको काम ही नहीं मिलता तो वो उसके इंजीनियर रखने का तो फायदा। हमने उनको कहा कि आप इंजीनियर उस वक्त हमें पाबंद करें जब हमें कोई एग्रीमेंट हमारा किसी काम का हो जाता है, हमें कोई काम लाट हो जाता है तो फिर हमको इंजीनियर रखने की जरूरत है, वरना नहीं है। तो ये चल रहा है सिलसिला। ये इंजीनियर
अपने इंजीनियर का सोच रहे हैं, हम अपना सोच रहे हैं। अभी ये जुलाई में पीईसी का इलेक्शन आ रहा है, नया चेयरमैन आ रहा है, देखते हैं इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ आगे कैसा सलूक करता है। तो ये फीसें बढ़ी हैं इनकी, आप हिसाब लगाएं कि एक C5 कंट्रैक्टर है, उसको 30,000 रुपया साल की तो उन्होंने पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल ने फीस ले लेनी है। अब देखें क्या कर रहा है इंजीनियर काउंसिल हमारे लिए, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, सिवाय इसके कि अपने इंजीनियर को अप्लाई करना और कंट्रैक्टर का खून चूसना, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल। इंजीनियर और कंट्रैक्टर के अमूमन इख्तलाफात क्यों हो जाते हैं और इसका तामीरात पर क्या असर पड़ता है? इख्तलाफात तो कुछ नहीं होते जी, कोई भी प्रोफेशनल ठेकेदार है उसका इंजीनियर के साथ इख्तलाफात कुछ नहीं होता। लेकिन मसला यह है कि हर जगह पे, हर मुआशरे में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, वो हमारे कंट्रैक्टर में भी होंगे, वो हमारे इंजीनियर में भी होंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि इख्तलाफात क्यों पैदा होते हैं? इख्तलाफात उस वक्त पैदा होते हैं जब कोई एक दूसरे के साथ गलत डिमांड करता है, उस वक्त इख्तलाफात पैदा होते हैं। एक सीधा सीधा काम है, आप करते जाएं, कोई इख्तलाफात नहीं पैदा होते। इख्तलाफात दोनों सूरतों में उसी वक्त पैदा होंगे जब कंट्रैक्टर कोई उनसे रियायत लेना चाहेगा या वो इंजीनियर कंट्रैक्टर से कोई रियायत लेना चाहेगा, वरना इख्तलाफात तो कोई नहीं होते। एक एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट का काम चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। फिर इख्तलाफात की एक वजह यह भी हो जाती है कि पुराने रेट हो गए हैं, कंट्रैक्टर कहता है कि मेरा एग्रीमेंट फाइनल कर दे, अब मैं मजीद इस रेट पे काम नहीं करता, 5 साल हो गए हैं मुझे, अब एग्रीमेंट की रूल से तो 1 साल या 2 साल फंड नहीं आते, तो मेरा एग्रीमेंट कैंसिल होना चाहिए, अब आप कैंसिल करें। लेकिन महकमा कहता है नहीं, आपने आपसे काम करवाना है, तो फिर इस तरह हो जाता है। जी, यहाँ हम लेंगे एक वक्फा और वक्फे के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेस इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। जी सैफुल्लाह गुम्मन, ये बताइए गुजरांवाला में जो डेवलपमेंट हो रही है इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये है कि जितने भी नए मनसूबे गुजरांवाला में शुरू हो रहे हैं, चाहे वो रोड्स के हैं, चाहे वो कोई गलियां बननी हैं, ये तमाम महकमों का आपस में एक इनका क्या कहते हैं इसको, आपस में एक इनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। देखें बदकिस्मती क्या है कि एक गली बनती है
तो कुछ देर के बाद वो सीवरेज वाले आ जाते हैं, कुछ सड़क बनती है तो सीवरेज वाले आ जाते हैं, सीवरेज वाले वो डाल के जाते हैं, सड़क बनती है तो सुई गैस वाले आ जाते हैं। ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। मैं तो कहूंगा कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्कीम आप नई लेके आते हैं तमाम महकमों से उसको एनओसी लें कि भाई हमने इस पे 5 साल 10 साल 20 साल कोई काम नहीं करना, हमारा काम खत्म हो चुका है, आप रोड बना लें, आप सीवरेज डाल लें, आप जो भी काम करना है वो कर लें पहले, उसके बाद वो रोड बनाए। ये नुकसान हो रहा है, फुकदान है आपस में कोऑर्डिनेशन का महकमों के दरमियान। एनओसी पहले है, फिर एडीपी में जो भी स्कीमें आती हैं उनको डीडीसी में पास करने से पहले सब डिपार्टमेंट के एनओसी साथ लगाएं कि ये काम जी हमने करना है, आप इसको अभी पेंडिंग कर लें, ये हमने करना है इसको आप पेंडिंग कर लें। इस तरह क्या होगा कि गवर्नमेंट का पैसा जाया नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर देखे ना, गुजरांवाला एक बहुत बड़ा सनती शहर है, इसमें हम सबको मिलके ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि ये एक वक्त था कि इसको खिताब मिला था कि एशिया का गंदा तरीन शहर है। अब ये कब तक एशिया का गंदा तरीन शहर रहेगा? इसके लिए हम सबको मिलना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी हमारे साथ तावन करना चाहिए, तमाम डिपार्टमेंट इकट्ठे हों, बैठ के एक लाएअमल इख्तियार करें। ये इस गवर्नमेंट के 2 साल रह गए, कम से कम 2 साल का तो एक फ्रेमवर्क आगे लाए ना कि हमने क्या करना है, किस तरह हमने डेवलपमेंट को आगे लेके जाना है। तो इसके लिए तो हर आदमी का फर्ज है कि आप सब इकट्ठे होके हर वाम इसको सोचे। और जहां पे एक चीज बड़ी होती है कि जो हम कंट्रैक्टर जब कहीं पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमें खिताब मिलता है ये बेईमान आ गए जी। ये उनको नहीं पता कि ये बेचारे कैसे काम कर रहे हैं, कितना कितना पैसा लगा रहे हैं, किस तरह ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो एक बात, अगर डेवलपमेंट करनी है ठीक, अगर कामों का मेयार बेहतर करना है तो 2 चीजें करनी होगी। नंबर 1, रेट मार्केट के मुताबिक। अब देखें मार्केट किधर जा रही है, 2-2 साल हो गए हमको काम लिए, मार्केट अप होती जाती है। एक दुकानदार देखे आज रेट बढ़ा, कल उसने बढ़ा दिया, कल बढ़ा परसों उसने बढ़ा दिया। हम कंट्रैक्टर है कि जो एक काबू आए हुए हैं, जो अब रेट भर के दे चुके हैं, उसमें हम ऐसे बच चुके हैं कि हम उससे आगे नहीं निकलते। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए कि अच्छे रेट करें। आप अगर नाकस मटीरियल लगाकर कहते हैं सड़क बन गई है, आपने अगर 4 किलोमीटर बनानी है तो उसको 3.5 किलोमीटर बनाए, और 3.5 किलोमीटर वो बनाए कि जो कुछ साल अपनी असल हालत में बरकरार रहे। हमारे यहां ये होता है कि काम ज्यादा हो, पैसा कम लगे, यही नुकसान है, यही हमारी बदकिस्मती है। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करूंगा कि सबसे पहले अच्छे रेट और अच्छा काम, बाकी चीजें बात की हैं। ये करप्शन वगैरह तो खत्म नहीं होनी अभी तक, जब तक कि यहाँ के कानून सख्त नहीं होने उस वक्त तक ये चलती रहनी है। और इसको 2 चीजें खत्म कर सकती हैं, एक कानून, ऐसा कानून कि जिस पे अमल दरामद हो। नंबर 2, लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जाए इस्लामी नुक्ता नजर से कि यार हम लोगों ने इस दुनिया से चले जाना है, हमने पीछे कुछ नहीं छोड़ना स्वाय अपने गुनाहों के, सब कुछ हमारे साथ नेकियां जो है वो चली जानी है। बाकी हमारे सब इधर लोग कहेंगे फलां आदमी बड़ा बुरा था, फलां आदमी बड़ा अच्छा था। तो बात साहब बात यह है कि इंसान का किरदार जो है ना वो जिंदा रहता है, वो चाहे अच्छाई में हो चाहे बुराई में हो। जिधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सारी जिंदगी सारी दुनिया में जिंदा रहना है, उसी तरह यजीद का भी रहना है, लेकिन किरदार दोनों के मुख्तलिफ है। सबसे ज्यादा हमें हमारे अंदर इस्लामी तलीमात की कमी हम समझते हुए भी इस चीज से बाज नहीं आ रहे। अब कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान कैब क्या कर रही है, हम मुख्तलिफ जिलों में तंजीमें ऐसी कमेटियां बना रहे हैं कि जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगी, करप्शन को रोकेगी, और हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि करप्शन को रोको और अच्छे रेट दो, अच्छा काम करो। जो अब देखें, आप अंग्रेज दौर की बड़ी बिल्डिंगें अभी आपको नजर आएंगी, लेकिन हमारा क्या है, 50 साल नहीं गुजरते तो बिल्डिंगें खराब हो जाती हैं, 10 साल नहीं गुजरते तो सड़कें खराब हो जाती हैं, 5 साल नहीं गुजरते तो गलियां खराब हो जाती हैं। ये क्या है, ये हमारा, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं कि हम भी इसमें जिम्मेदार हैं। इस जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो जिम्मेदार है, साथ हम भी जिम्मेदार है। क्यों हम जिम्मेदार हैं? हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। हम आवाज उठाए, फिर हमारी ना सुनी जाए तो फिर तो अल्लाह हमें माफ करे। हम आवाज ही नहीं उठाते, जैसे जैसे हमें दबाते हैं हम दबते जा रहे हैं, जैसे जैसे दबा रहे हैं हम मजीद दबते जा रहे हैं। तो इस तरह कब तक चलेगा?
आप डेवलपमेंट के कामों को मजीद बेहतर करने के लिए हुकूमत को क्या तजावीज़ देना चाहते हैं? वही ना मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये है कि अच्छे रेट और अच्छा काम, इस पे कम्प्रोमाइज ना करें। हर चीज पे कम्प्रोमाइज कर ले, लेकर क्वालिटी और क्वांटिटी पे कभी गवर्नमेंट को कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और नाम कंट्रैक्टर को करना चाहिए कि क्योंकि ये वाम का पैसा है, वाम के टैक्सेस का पैसा है, इसका हमने जवाबदेह होना है अगले जाके। ये समझ ले कि ये बात किसी तरीके से हम पे टलेगी नहीं। उधर जाके अल्लाह ताला ने ये नहीं पूछना कि फलां अफसर को राजी किया कि नहीं, फलां को, वहां ये पूछना है कि तुझे ये अवाम का पैसा दिया, तूने इसको कैसे यूटिलाइज किया, इसका जवाब देना है हमने। कोरोना की वबा ने तामीराती शोबे को कैसे मुतासर किया? हाँ, जिस तरह तमाम शोबों मुतासर हुए हैं कोरोना से, इसी तरह हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये भी बुरी तरह मुतासर हुई है, क्योंकि काम बंद हो गए थे। एक तो 3 साल वैसे ही इस गवर्नमेंट में काम बहुत कम आए हैं, तो फिर जो हमारी लेबर थी बेचारी जो घरों में बैठ गई थी, हमें उनकी सपोर्ट करनी पड़ी, क्योंकि वो किसी पे एहसान नहीं है, वो हमारा फर्ज था, क्योंकि वो हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, जितने भी हमारी लेबर होती है, मिस्त्री होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। तो गवर्नमेंट ने, अफसोस ये है कि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं दिया। ये वजीर आजम ने जो एक पैकेज दिया है वो सारा प्राइवेट सेक्टर के लिए है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नथिंग, कोई चीज नहीं दी गवर्नमेंट ने। कोई हमें इसका एक्सीलरेशन नहीं दिया, कोई इसकी हमें उन्होंने कोई मजीद सपोर्ट नहीं की, किसी किस्म की नहीं दी। वज़ीर आज़म ने कंस्ट्रक्शन के शोबे को खुसूसी मराद दी, इससे इस सनद को बिलखसूस और मजमूई मीशत को बिलअमूम क्या फायदे हासिल हुए? जो जितनी भी रियायत हुई है ना, वो सारी मैंने अर्ज किया ना, वो प्राइवेट सेक्टर में हुई है। गवर्नमेंट सेक्टर को कोई रियायत नहीं दी गई, गवर्नमेंट को सेक्टर को कुछ फायदा नहीं हुआ। पर सब देखें क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, पंजाब गवर्नमेंट ने एक PRA लगाया हुआ है, जो रीजनल काम है उन पे 5% और जो MNR के काम है मेंटेनेंस के उसके 16%। अब पंजाब हुकूमत हमें 5% PRA गवर्नमेंट देती है, जितने का प्रोजेक्ट उसके ऊपर वो 5% ऐड किए जाते हैं और फिर 5% उस पे से माइनस कर लिए जाते हैं। अब देखें, वो जो 5% गवर्नमेंट ऐड करती है उस पे 7.5% हमसे इनकम टैक्स ले रही है। दुनिया की तारीफ बताएं, कभी टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा, लेकिन ले रहे हैं क्यों? पंजाब रेवेन्यू को नुकसान कोई नहीं, इनकम टैक्स वाले अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। अब 16% जब सेल टैक्स लगता है तो उसके ऊपर भी कंट्रैक्टर से 7.5% इनकम टैक्स लेते हैं। ये समझ लॉजिक इनकी समझ नहीं आती कि उसमें कंट्रैक्टर कौन सा प्रॉफिट ले रहा है जिसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। बर साहब ये दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको कोई ऐसा रास्ता दिखाए। वो कहते हैं हम तेरी इबादत करते हैं, वो तो जिसे रास्ता मांगते हैं, अच्छा रास्ता अल्लाह ताला हमको दिखाए। तो बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह गनू साहब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बिलाशुबा अभी गुजरांवाला में बहुत सी डेवलपमेंट की जरूरत है। यहाँ मैं अपने आज के मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान इफ्तिखार भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स,
मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।